हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित 2026-27 सत्र के लिए यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अध्याय 4 आज हम लेके आए हैं द्विघात समीकरण। और आज हम बात करेंगे परिचय, यानी द्विघात समीकरण का परिचय आज होगा। और द्विघात समीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आज हम पूरा उसका रूपरेखा आपके सामने रखेंगे, ताकि इसके आगे के प्रश्न करने से पहले हम समझ जाएं हमको करना क्या है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, अभी तक आपने अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जल्द से जल्द देख लें, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हेल्प करने वाले। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण आज पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि हम अध्याय 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। यह एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न ये बना कि कितने नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ से आपके एग्जाम में 8 से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये। 8 से 12 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इस हिसाब से इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। यहाँ 12 प्लस भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से तैयार करना है तो सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए ये बनता है कि ये द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है? तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि आपने जब अध्याय 2 पढ़ा होगा बहुपद ना, तो वहां पर आपने देखा होगा द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब दो घात वाला। तो वहां पे आपने क्या देखा होगा? तो वहां पे आपने देखा होगा ax² प्लस bx प्लस c। यही आपका द्विघात बहुपद था। अगर इसी द्विघात बहुपद का वहां पे शून्यक निकालते थे तो बराबर क्या करते थे? 0। अब यही जो ax² प्लस bx प्लस c है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। बस यही आपको दिमाग में रखना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c आपका क्या होता है? अचर राशि होती है। और यक्स तो आपको पता ही है, यक्स आपकी कौन सी राशि हो जाएगी? चर राशि हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न में आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कहने का मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करना है। और हल करने के बाद यक्स का जो मान होगा, यक्स का जो मान आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। x का जो मान आएगा उसी को मूल कहेंगे। और ये आएगा कितना? जब x की घात 2 है तो मान भी कितना आएगा? 2 आएगा। और वह मान क्या होगा? उस मान को हम लोग कहते हैं अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा बीटा आ गया तो यहां पर आपसे पूछेगा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना होता है? माइनस का b/a होता है। अब मूलों का योगफल मतलब अल्फा में हम किसको जोड़ देंगे? बीटा को। अगला आपका बन जाएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। इसको हम लोग लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम आपको मेन चीज बताने जा रहे हैं कि प्रश्नावली 4.1 में हम किसकी बात करेंगे? तो प्रश्नावली 4.1 में केवल हम पहचान करने वाले हैं। केवल हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे कि यह आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और द्विघात समीकरण की पहचान करनी है तो जो चर की घात होगी ना, जो चर की घात होनी चाहिए वो अधिकतम 2 होनी चाहिए। अगर चर की घात 2 आ रही है तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा। पहचान करने के बाद कुछ हमारे सामने कुछ प्रश्न रखे जाएंगे, जो कि प्रश्न क्या होंगे? इबारती होंगे। इबारती प्रश्न होंगे। उन इबारती प्रश्न को हमको हल करना होगा। इबारती प्रश्न में जो भी हल करेंगे उस हल से हम केवल सिर्फ द्विघात समीकरण बनाएंगे। फिर आगे हमको मिलेगा प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली
4.2 और 4.2 में जब हमारी पहचान हो गई तो अब हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करेंगे। हम मूल ज्ञात करेंगे तो उस मूल ज्ञात किए हुए प्रश्न को हम लोग फिर यहाँ पर इबारती के रूप में देखेंगे, इबारतीय प्रश्न के रूप में देखेंगे। फिर अगला आपका बच रहा है प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3। अब इस प्रश्नावली 4.3 में क्या होगा, यहाँ पे बात होगी विविक्त कर की। विविक्त कर जिसको डिस्क्रिमिनेंट डी बोलेंगे, जो होता है b² - 4ac। यहां पर हम लोग मूलों की प्रकृति देखेंगे। मूलों की प्रकृति कैसी होगी इसकी बात करेंगे। क्या मूल धनात्मक होगा, मूल ऋणात्मक होगा। मूलों की प्रकृति की बात करें तो दो ही प्रकृति हम लोग देखते हैं, क्या मूल वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा, या वास्तविक नहीं। जो वास्तविक नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, वो काल्पनिक होगा। और जब वास्तविक होगा तो फिर यहां पर दो कंडीशन, अगर d का मान 0 से ज्यादा आएगा तो वास्तविक, और d का मान 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक। अगर d का मान 0 से छोटा आएगा तो वो वास्तविक नहीं अथवा काल्पनिक बन जाएगा। तो ये 4.3 है। अभी एक पॉइंट और है जिसे मैं क्लियर कर दूं। अभी ऊपर हमने लिखा कि प्रश्न आपका इबारती बनेगा, इबारती, क्योंकि यहां याद रखिएगा यहां से प्रश्न 6 से 12 अंक का बन जाता है खड़े खड़े। हो सकता हो केवल यहीं से प्रश्न पूछे थे, इसीलिए ऊपर मैंने 12 के बाद प्लस लगा दिया। इबारती प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, आयु संबंधी पहला पॉइंट, आयु संबंधी जो प्रश्न होगा उसको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे चर्चा होगी। भिन्न संबंधी प्रश्न की चर्चा होगी, भिन्न संबंधी प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद संख्या संबंधी प्रश्न मिलेंगे, संख्या संबंधी प्रश्न मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको कह सकते हैं कि किराया संबंधी प्रश्न मिलेंगे, किराया संबंधी प्रश्न मिलेंगे इत्यादि। मतलब ऐसे ही आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें ये मुख्य आपका जो है हमने लिखवा दिया। आयु संबंधी प्रश्न, भिन्न संबंधी प्रश्न, संख्या संबंधी प्रश्न और किराया संबंधी प्रश्न। तो इस तरीके से आपका अध्याय 4 द्विघात समीकरण में पूरा हमने विश्लेषण दे दिया है कि प्रश्नावली 4.1 में, प्रश्नावली 4.2 में, प्रश्नावली 4.3 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके साथ ही साथ कहां पर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 6 से 12 अंक का प्रश्न हमने बता दिया इबारती में, और यहाँ पर जो मूल ज्ञात करने वाला प्रश्न है यहाँ पर 2 से 4 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे केवल 2 ही तरीके के प्रश्न याद रखिएगा, एक ये वाला 2 से 4 अंक में और एक यहाँ पर 6 से 12 अंक में, यानी एक इबारती टाइप का याद रखिएगा और एक आपको मूल ज्ञात करने वाला प्रश्न याद रखिएगा। आई होप यह पूरा विश्लेषण आपको अच्छे समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं प्रश्नावली 4.1 में। राधे राधे।